नाजरीन, पाबंदियां लगने जा रही हैं। किस तरह से जमात पर पाबंदी लग सकती है, इस पर भी बात होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से भी बात होगी। लोग पार्टी छोड़ के नई पार्टी बनाना जा रहे हैं, इस पर भी बात होगी। लेकिन आपको यह बताएं कि अवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है। अवाम का सबसे बड़ा मसला है महंगाई। महंगाई रिकॉर्ड 38% पर पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद हुकूमत को ख्याल आया और हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने का सोचा। आटा सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, एलपीजी सस्ती हो गई, खाने का तेल भी सस्ता हो गया। आम आदमी के लिए ये खबरें यकीनन बहुत ही खुशगवार हैं, लेकिन माशी अदादोशुमार पर जिसकी भी नजर है, मालूम नहीं वो कीमतें कम होने पर खुशी मनाएगा या मजीद तशवीश का शिकार हो जाएगा। क्योंकि आज कीमतें कम होने का यह ऐलान होने से पहले जो माशी अशारिये थे वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी सुना रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से फराहम किया गया रिलीफ क्या हकीकी है या मसनूई है। क्या बेहतर माशी सूरत हाल का फायदा रिलीफ की सूरत अवाम को पहुंचाया गया है या सिर्फ आने वाली इलेक्शन की खातिर मुल्क के बचे कुचे वसाइल भी इस रिलीफ में झोंक दिए जाएंगे, जो आगे जाकर वो माशी गढ़ा बन जाएंगे जिसमें मुल्क की मईशत गिर जाएगी। हुकूमत के अपने इदारा शुमारियात ने मई का महीना खत्म होने पर जो रिपोर्ट जारी की है, इसके मुताबिक तो सूरत हाल बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 38% है और यह 75 साल की बुलंद तरीन सतह है। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट कह रही है कि शहरी इलाकों में महंगाई 35%, दही इलाकों में यह शरह 42% है। यानी हुकूमत के अपने जारी करदा अदादोशुमार बता रहे हैं कि महंगाई बेपनाह है और ऐसी कोई माशी सरगर्मी भी नहीं हो रही जिससे आमदन बढ़ सके, बल्कि सनती तरक्की ने तो रिवर्स गेयर लगाया हुआ है। इस साल पाकिस्तान की तरक्की की शरह सिर्फ 0.2% रही है। हालांकि जीडीपी का हदफ 5% तय किया गया था। सनती शोबे की तरक्की के लिए 6% हदफ हासिल तय किया गया था, लेकिन यह तरक्की -3% हुई। यह दादोशुमार नेशनल अकाउंट्स कमेटी में 24 मई को जारी किए गए थे। हदफ और हकीकत में मामूली नहीं बल्कि जमीन व आसमान का फर्क है और महंगाई के दादोशुमार तो आज ही जारी किए गए। फिर हुकूमत किस बुनियाद पर यह दावा कर रही है कि अब माशी अशारिये बेहतर हो गए। आज ही हुकूमत ने यह फैसला भी किया है कि आईएमएफ से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल हालत में ही खत्म कर दिया जाएगा। यानी जो डॉलर आने की दिसंबर से उम्मीद लगाई जा रही थी, अब वो भी नहीं आने वाले। ऊपर से आइंदा माली साल के पहले 6 माह में पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर्स तक बैरूनी अदायगियां करनी है। मजीद ये कि टैक्स की सूरत कमाई करने का जो हदफ मुकर्रर किया गया था, एफबीआर इससे 6% पीछे है। 11 माह की टैक्स कमाई में 430 अरब रुपए की कमी सामने आ रही है। इस हाल को देखते हुए आखिर हुकूमत की दावा कैसे कर रही है कि माशी अशारिये बेहतर हो गए। जो मैशत के माहिरीन हैं, जिन्हें मैशत की सूझबूझ है, वो भी माशी सूरत हाल पर अपनी मायूसी का इजहार कर चुके हैं। शब्बर जैदी ने तो जुलाई के बाद संगीन माशी बहरान की पेशगोई की। मिफ्ता इस्माइल, आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान एक सह माही तो निकाल लेगा, लेकिन पाकिस्तान का आलमी मालियाती इदारे के बगैर गुजारा करना नामुमकिन है। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट के जरिए इन पर एतराज किया। ख्वाजा आसिफ ने लिखा, मुल्क का माशी अदम इस्तेहकाम इस वक्त मीडिया पर नुक्ताचीनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो मईशत ख्वाजा आसिफ की ट्वीट के मुताबिक नुक्ताचीनी तक की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, वो मईशत इस वक्त रिलीफ की मुतहम्मिल कैसे हो सकती है। माहिर मईशत हफीज पाशा ने तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर दिया है और शाहिद सिद्दीकी ने कहा था कि महंगाई बहुत ज्यादा कम हुई तो भी 34% पर आएगी। कहने का मतलब यह है कि मुल्क में माशी सरगर्मी नहीं है, माशी इस्तेहकाम नहीं है, सनती तरक्की मनफी में जा चुकी है। आईएमएफ से आने वाले डॉलर भी मजीद कुछ और दिनों के लिए खटाई में पड़ गए हैं। मुल्क की मईशत सिर्फ एक नुक्ताचीनी से डोल जाती है। फिर इस मईशत से वो रिलीफ कैसे निकाला गया जिसका आज ऐलान हुआ है, बात करेंगे। हमें किया है माहिर मईशत जनाब डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ खुर्रम हुसैन साहब मौजूद हैं। आप मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं और रिपोर्ट करते रहे हैं साल हर साल से, इसी हवाले से खुर्रम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, सर क्या ये रिलीफ कहीं हमारे गले तो नहीं पड़ जाएगा सर? क्या इस रिलीफ की गुंजाइश निकलती थी जो हुकूमत ने दिया? देखिए, अप्रैल के महीने में आलमी मंडियों में कीमत थी तकरीबन $72 का बैरल और आज भी लगभग $72 का बैरल है। तो आलमी मंडियों में तो कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान में कीमतें कम की गई हैं। मैं समझता हूँ कि एक सियासी फैसला है, माशी फैसला नहीं है। बांग्लादेश में, इंडिया में पेट्रोल डीजल की कीमत जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा है।
जब कीमतें कम की जाती हैं अली साहब, तो आप सोचिए कि उसकी कंजम्पशन या उसकी खपत जो है वो पाकिस्तान में बढ़ने का इम्कान हो जाता है। ठीक है। अगर ऑयल की इंपोर्ट हमें बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए हमें डॉलर दरकार है, डॉलर हमारे खजाने में है नहीं, तो ये माशी फैसला नहीं है, सियासी फैसला है, शायद लोगों को खुश करने के लिए, कोई रिलीफ देने के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान में जो रहने वाले 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, मैं उनको इसकी एक कीमत चुकाना पड़ी। अच्छा खुर्रम साहब, आपका क्या तज्जिया सर इस हवाले से? इज दिस गोइंग टू ब्रिंग मोर केओस, या हम आपको इसको वाकई रिलीफ समझा जाए आवाम के लिए? आई थिंक द पोटेंशियल कि ये केओस लाएगा इज डेफिनेटली देयर, क्योंकि अभी जो मईशत है और जो ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट की फाइनेंसेस की सिचुएशन है, वो इस किस्म की रिलीफ मेजर्स को अफोर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमें इनकी डिटेल्स नहीं पता। पेट्रोल की कीमत जो कम हुई है वो तो मुझे लग रहा है कि आलमी मंडी में जो कमी है वही पास थ्रू किया गया है, उसका तो कोई उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉलर किस तरह से कम किया गया है ये अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई बात। बाकी जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट के कोई एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है उनको कम करने में, तो यस इट विल बी अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये किसी किस्म की नेचुरल डिक्लाइन है कि गैस की प्राइसेस आदमी मंडी में कम हो रही हैं तो यहाँ भी एडजस्ट की जा रही हैं, तो फिर एक अलग बात है। बट जो भी है, आई थिंक पाकिस्तान के अभी माशी सूरत हाल बहुत गंभीर है। दिवालिया होने के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है पाकिस्तान। महंगाई की जो लहर है उसमें कमी तो नहीं नज़र आ रही, अलबत्ता हो सकता है कि जून जुलाई में हमें उसके बेस इफेक्ट की वजह से जो ग्रोथ रेट है इन्फ्लेशन का वो शायद गिर जाए, लेकिन उसको इस तरह नहीं प्रेजेंट करना चाहिए कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई अपनी जगह पे ही रहेगी एंड मजीद और महंगाई की लहर आने की गुंजाइश अभी मौजूद है। यानी इसको एक स्मोक स्क्रीन कह सकते हैं, एक पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए। तो खुर्रम साहब ये बताइएगा कि ये इन्होंने गुंजाइश निकाली कहाँ से है? कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ से पैसे पड़े हुए थे और निकाल के इन्होंने जो है वो आवाम को रिलीफ दे दिया? ये मुझे खुद नहीं पता है इस सवाल का जवाब, कसम से आई डोंट नो माई सेल्फ। अच्छा, that still remains ambiguous। डॉक्टर साहब, सर IMF के मुआहदे के साथ क्या होगा? मतलब पिछले वाले को उन्होंने खैर बात कह दिया, अगले की तैयारी कर रहे हैं, वो क्यों देंगे? एक बात। दूसरा ये, इनके ज़हन में कुछ और अल्टरनेटिव चल रहा है अगर IMF नहीं होता, जो कि नहीं होगा, इट्स वेरी एविडेंट। देखिए, हुकूमत की कोशिश ये होगी कि इलेक्शन बजट दिया जाए, जो सियासी बजट होगा। अगर IMF का हिस्सा बनते हैं तो फिर वो चाहेंगे कि एक माशी बजट आए। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के सियासी मुफाद में था कि IMF के पैकेज को जो है वो खैरबाद कर दिया जाए, लेकिन मामला जून 30 तक खत्म होने वाला नहीं है। देखिए, अगले माली साल में जिसको हम कहते हैं ग्रोस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, वो लगभग 41.8 अरब डॉलर पे पहुंच रही है, और मेरे जहन में तो कोई मुतबादिल नजर नहीं आता, कोई मुतबादिल नहीं है IMF के पैकेज के बगैर। लेकिन यहाँ सियासी फैसले हो रहे हैं, माशी फैसले नहीं हो रहे हैं, और जो माशी फैसले सियासी बुनियादों पे होते हैं उसका फिर फ्यूचर में जाके जो है वो बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। इस वक्त जो हाल है, आई थिंक डिफिकल्ट टाइम इज एक्चुअली अहेड ऑफ अस, यानी कि मुश्किल वक्त अभी हमारे मुस्तकबिल में है। माजी में जो कुछ हमने देखा है वो भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल वक्त मुझे नजर आ रहा है हमारे फ्यूचर के अंदर। नहीं तो हम करेंगे क्या? मतलब अब जो हमें जो डेफिसिट रिक्वायर एक हमारा आ जाता है बजट में, हमें पूरा करना होता है, IMF से मांग तांग के पूरा करना होता है, वो कहां से करेंगे सर अब हम? देखिए, इस वक्त जो अशद जरूरत है वो एक रोड मैप की है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, सरमायाकार भी जानते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी जानती हैं, लेकिन जरूरत यह है कि कोई रोड मैप, माशी रोड मैप उनके सामने रखा जाए। वजारत खजाना हमें ये बताए कि जो मुश्किल वक्त है इस वक्त उसको उसके पास क्या हिकमत अमली है, उसके पास क्या मंसूबा है, क्या रोड मैप है मुश्किल वक्त से मुल्क को निकालने का। तो उस रोड मैप की एक मैं समझता हूँ बड़ी तक फुकदान है। मुश्किल वक्त तो आ रहा है, हम सबको पता है। बहुत सारे और ममालिक जो हैं जिनकी जो इंपोर्ट करते हैं तेल और एक्सपोर्ट्स उनकी कम हो रही हैं, वो भी हमारी ऐसी पोजीशन में है, लेकिन यहाँ पे कमी मुझे नजर आ रही है एक रोड मैप की। सही। अच्छा फारूक साहब, हमने 3 साल में 75 अरब डॉलर्स की पेमेंट्स करनी है सर, IMF मुआहदा नहीं होता है खुर्रम साहब, तो फिर हम ये पैसे हम लाएंगे कहाँ से, हम अदायगियाँ कहाँ से करेंगे?
और ये सब कुछ ये कंट्रोल किस तरह करेंगे सबको? क्या आपको कोई और मुतबादिल नजर आ रहा है फिलहाल IMF के अलावा? अगर और कोई मुतबादिल है तो वो फिर चाइना, सऊदी अरब, UAE यहीं से हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी मईशत में अब वो कैपेसिटी रह नहीं गई कि इस किस्म की वो डेट सर्विस पेमेंट्स कर सकें। लेकिन मैं इतना भी कह दूं कि ये $75 अरब का जो फिगर है ये काफ़ी ओवरस्टेट कर रहा है प्रॉब्लम को। इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट शामिल है जो काफ़ी हद तक अब डाउनवर्ड रिवाइज हो गया है। तो अभी कोई एक माह पहले फिच रेटिंग्स एजेंसी ने अगले साल का करंट अकाउंट डेफिसिट कोई लगभग 11 अरब के करीब रखा था। IMF प्रोग्राम में कोई 10 अरब प्रोग्राम्ड है। गवर्नमेंट ने आज कल अपना जो एनुअल प्लान निकाला है उसमें वो $6 बिलियन प्रोग्राम कर रहे हैं अगले साल का करंट अकाउंट डेफिसिट। तो और नंबर 2 के काफ़ी सारी जो डेट पेमेंट्स हैं वो तो रोल ओवर हो जाती हैं। तो उसमें जो एक्चुअल आउटफ्लो होता है वो काफ़ी कम होता है बाय कंपैरिजन टू जो टोटल फिगर दिया होता है। तो पिक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। 75 अरब डॉलर का अगर ना भी हो फिगर, रियल फिगर जो है वो अगले 3 सालों का जो एक्चुअल आउटफ्लो होगा वो इससे आधे से भी कम होगा। बट इवन दैट इज टू मच। ये अभी पाकिस्तान की मईशत में ये एबिलिटी नहीं है कि वो 10 से लेके 15 अरब डॉलर की डेट सर्विसिंग कॉस्ट जो है वो कैरी कर सकें। और कोई अंदाजन अगले साल के लिए तो इसी रेंज का कोई फिगर है, 10 से 15 अरब डॉलर का फिगर है जो डेट सर्विसिंग में आउटफ्लो होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी से। तो आई थिंक अपने दोस्त ममालिकान की सपोर्ट के बगैर और IMF की सपोर्ट के बगैर इट्स नॉट पॉसिबल अभी चलना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हुसैन साहब, आपने सर वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खौरी साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉलर की उड़ान अचानक से नीचे आ गई है, एक नोज डाइव उसने ली है और अच्छे खासे मार्जिन से डॉलर नीचे आया। ये डॉलर के साथ क्या हो रहा है? ऑल पाकिस्तान मनी एक्सचेंज एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्फे के बाद। वक्फे के बाद हाजिर नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतों में दूसरी बार बड़ी कमी के बाद ओपन मार्केट में डॉलर भी, उसकी कीमत भी यकदम 25 रुपए 75 पैसे गिर गई है। आज डॉलर ओपन करेंसी मार्केट में 285 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड हो रहा था। यह पाकिस्तान की तारीख में एकदम डॉलर की कीमत में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी कमी है, जिसकी वजह स्टेट बैंक की जानिब से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स के लिए इंटरबैंक से डॉलर के इस्तेमाल की इजाजत को करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने इंकशाफ किया है कि कमर्शियल बैंक काफी अरसे से ओपन मार्केट से क्रेडिट कार्ड के लिए डॉलर हाई रेट पर खरीद रहे थे। ये बैंक 315 में डॉलर खरीद रहे थे और 325 में फरोख्त कर रहे थे। ओपन मार्केट में डॉलर 315 का हुआ तो इसहाक डार ने मुझसे राब्ता किया। वज़ीर खजाना ने पूछा, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क इतना क्यों हो गया है? मैंने बताया कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए डॉलर खरीद रहे हैं, जिससे ओपन मार्केट पर असर पड़ रहा है। मलिक बोस्तान के मुताबिक इसहाक डार ने बरवक्त फैसला किया और कल सर्कुलर जारी किया, जिसमें कमर्शियल बैंकों को कहा गया कि वो डॉलर एक्सचेंज कंपनी के बजाय इंटरबैंक से खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि बैंक के हिसाब से डॉलर 27 रुपए सस्ता हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन ने कहा है कि इसहाक डार के फैसले से हाजियों को भी बहुत फायदा होगा। हाजी डॉलर 315 रुपए का ले रहे थे, अब 285 रुपए का लेंगे। उन्होंने कहा कि डॉलर को गिराना मुश्किल नहीं होता, इसे बरकरार रखना मुश्किल होता है। एक साल पहले पीटीआई दौरे हुकूमत में डॉलर 175 रुपए पर था, लेकिन पीडीएम हुकूमत के एक साल में डॉलर ने हर रोज लंबी उड़ान भरी और 315 पर पहुंचकर 75 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिफ्ता इस्माइल के बाद इसहाक डार वजीर खजाना बने तो उन्होंने डॉलर को मार गिराने के दावे किए, मगर जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ न हुआ। उधर डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान के कर्जों का हजम भी खौफनाक हद तक बढ़ गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2022 से मार्च 2023 के अरसे में कर्ज में 14,109 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बात करेंगे इसी हवाले से फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर जनाब मलिक बोस्तान साहब से इस वक्फे के बाद।
हमारे साथ मौजूद है इस वक्त फॉरेस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर जनाब मलिक बोस्तान साहब। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, इस डॉलर की उड़ान के बाद इतनी बड़ी गिरावट की वजह आप यही समझते हैं कि ये जो क्रेडिट कार्ड पे डॉलर इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई है? क्योंकि एक अफवाह ये भी फैलाई जाती है कि जब बड़ी मछलियों ने डॉलर खरीदना होता है तो एक दफा डॉलर का रेट गिराया जाता है और बाद में डॉलर को खरीद के वापस रेट को ऊपर पहुंचा दिया जाता है। इसमें किस हद तक सदाकत है सर? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, क्वेश्चन प्लीज दोबारा करना, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि सर इसकी एक वजह जो कि आपने भी बताई है कि इंटरबैंक में किस तरह से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल के लिए डॉलर को अलाउ किया गया, एक तो वजह ये, लेकिन एक वजह यह भी बताई जाती है कि जब बड़ी वेल्स ने, बड़ी मछलियों ने, बड़े मगरमच्छों ने डॉलर खरीदना होता है या बाहर भेजना होता है खरीद के, क्या वजह? तो आवाज नहीं आ रही सर आपको? आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्वेश्चन आपका मुझे इतना समझ आया कि इतना मतलब इंटरबैंक जो है वो कन्वर्ट किया है तो उसके क्या असरात आएंगे? जी चले प्लीज आप इसी पे कमेंट कर दें। जी प्लीज। जी जी देखो, मैंने ये चीज कल डिस्कस की थी डार साहब से और आज भी की है कि मैंने कहा देखो इस वक्त 5 करोड़ कमर्शियल बैंकों ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी किए हुए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है और इसमें 1% भी करें तो बहुत बड़ा अमाउंट बनता है डेली। इस वक्त इसको रोकने की जरूरत है और इसमें रोकने का मैंने यही फार्मूला दिया है कि उन पर ड्यूटी लगाई जाए जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या बाहर जाके शॉपिंग करते हैं, वरना उनके तो मजे हो जाएंगे, उनकी तो मौजें हो जाएंगी। डॉलर पहले उन्हें 325 का मिल रहा था, बैंक दे रहे थे, अब उन्हें मिलेगा 290 का, तो उनको तो पर डॉलर जो है 35 रुपये का फायदा होगा, शॉपिंग अपनी बढ़ा लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया करेंगे। और इंटर बैंक में इतना पहले इंपोर्टरों का बिल नहीं पूरा हो रहा, फिर ये एक्स्ट्रा हुकूमत की और पाकिस्तान के बोझ बढ़ जाएगा, तो उन्होंने वादा किया हम फौरी तौर पर इस पर टैक्स लगा रहे हैं। नहीं तो अगर कहीं ऐसा तो नहीं जो कहा जाता है जनाब कि डॉलर खरीदने के लिए जो बड़े बड़े नाम है हमारे मुल्क के या बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो डॉलर खरीदना चाहते थे, इसलिए इसको गिराया गया ताकि मजीद डॉलर खरीद के कीमत वापस पहुंचाई जाए और मार्केट पे एक पैनिक क्रिएट किया जाए? देखो, मगरमच्छों के रास्ते सारे बंद हो गए, अब एक्सचेंज कंपनी उनको डॉलर दे ही नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख डॉलर पूरे साल में एक आदमी खरीदता है। ये लोग पहले मिलियन ऑफ डॉलर पहले खरीदते थे महीने में, तो उसमें तो पाबंदी लगी है। वो तो अब बायर ब्लैक से खरीदें या हवाले से खरीदें अलग बात है, लेकिन ऑफिशियल चैनल से डॉलर वो खरीदेंगे, उनकी किसी काम के नहीं है। अब बैंकों पे भी पाबंदी लगा दी गई, जो भी डॉलर लेकर आते हैं ऑफिशियल उसका चैनल दे और तब बैंकों में जमा होगा। तो वो क्योंकि इससे पहले पानी सर से बहुत गुजर चुका है। पिछले 30 साल में 180 अरब डॉलर जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं उन्होंने भेजा है पाकिस्तान की बैंकों से और गैर मुल्की बैंकों में, जबकि कर्जे हमारे 100 अरब डॉलर में। तो उनको रुकावटें तो डाली है, बैरियल हर जगह लगा दी गई है। लेकिन 180 अरब डॉलर की जो फ्लाइट है मलिक साहब, ये किस साल में हुई है और किन किन अदवार में हुई है सर, कैसे हुई है सर? आवाज फिर रुक गई आपकी। मैं अर्ज कर रहा हूँ 180 अरब डॉलर की फ्लाइट किस दौर में हुई है सर? क्यों 180 अरब डॉलर की जो फ्लाइट हुई है, जो गया है मुल्क से मलिक साहब, वो किस दौर में गया है? डॉलर लोग पाकिस्तानी बैंकों से गैर मुल्की बैंकों में रिकॉर्ड ट्रांसफर किया है, जबकि पाकिस्तान के कर्जे 100 अरब डॉलर है। और अगर इसको मैनेज किया जाता है, लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जाता है, लोगों को इत्मीनान लिया जाता है, पैसा बाहर नहीं जाता, पाकिस्तान में रहता है। जब से अभी वक्त है, अभी लोगों को इंसेंटिव देके उनके प्यार से उनके पैसा वापस लाया जा सकता है, क्योंकि उनका पैसा वहाँ गैर महफूज है। तो किसी वक्त भी वो मनी ट्रायल पैसा जरूरत हो सकता है, पाकिस्तान में पैसा जरूरत नहीं होगा। अच्छा, आप मुझे सुन पा रहे हैं मलिक साहब? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हेलो, इसको जरा दोबारा कॉल मिलाइए मलिक साहब को। मैं चाह रहा हूँ कि जरा थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू हो जाए, दोबारा मलिक साहब को कॉल मिलाए। लेकिन आप वो कह रहे हैं कि ये जो बात थी कि अगर आवाम को कॉन्फिडेंस दिया जाता, सरमायाकारों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता, तो वो अपना जो रुपया नहीं जो डॉलर था उसको पाकिस्तान में रखते। 180 अरब डॉलर का मुल्क से बाहर चले जाना ये बहुत बड़ा अलमिया है नाजरीन। 100 अरब डॉलर, ये 110 अरब डॉलर के करीब हमारे कर्जे हैं, वो कर्जे चुकाए जा सकते थे। हमारे पास फॉरेन रिजर्व की किस हद तक कमी है उसका बंदोबस्त किया जा सकता था। आज जगह जगह जो हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, कभी IMF के सामने, कभी दोस्त ममालिक के सामने, शर्मिंदगी अलहदा, उससे बचा जा सकता था। हमारे यहाँ जो महंगाई की शरह में इतना इजाफा हो गया है क्योंकि डॉलर की कमी की वजह से डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, उस महंगाई में इतना इजाफा ना होता तो ये सब कुछ। और हाँ, हालात का ख़राब होना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला था कि लोगों का एतमाद नहीं रहा था
मुल्क की हालात पर वो अपना कैपिटल, अपने डॉलर्स को, अपने पैसे को बाहर भेज रहे थे। ये एक मलिक साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। लेकिन अगला सवाल मेरा जो मलिक साहब से जैसे राब्ता बहाल होता है नाज़रीन, वो ये होगा कि आप नीचे तो ले आए डॉलर को, सबसे मुश्किल काम है इसको स्टेबल रखना, इसको इस कीमत पे रखना या कम से कम इससे मजीद नीचे लाने की कोशिश करना। वो किस तरह मुमकिन हो पाएगा? ऐसी कौन सी मजीद पॉलिसीज हैं जो वो सजेस्ट करते हैं कि जिसकी बिना पे डॉलर की इस उड़ान को रोका जा सकता है या कम से कम यहाँ पे रोका जा सकता है जिस वक्त यहाँ पे डॉलर मौजूद है? तो बताइए जी। अगर तो मलिक बोस्तान साहब से हमारा राब्ता नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, हम कोशिश करेंगे उनसे राब्ता हो जाए। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। तहरीक इंसाफ का घेरा मजीद तंग हो गया है और पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को भी लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने भी चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि वो पुलिस को मतलूब थे और इन्हें फरार होने की कोशिश के दौरान हिरासत में ले लिया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में टूट फूट के बाद भी तकसीम दर तकसीम हो रही है और वाज़े धड़ेबंदियां सामने आ रही हैं। एक जानिब नई पार्टी के चर्चे हैं नाज़रीन, तो दूसरी जानिब बची कुची पीटीआई में -1 की भी गूंज है। तो मई के बाद पीटीआई के बागी रहनुमा जहांगीर तरीन नई पार्टी के कयाम के लिए खम ठोक कर मैदान में उतरे हुए हैं और पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं को नए प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए राबते कर रहे हैं। इनकी दौड़ धूप रंग ला रही है और अलीम खान समेत कई अहम रहनुमाओं ने उनके हाथों में हाथ दे दिए हैं। जहांगीर तरीन ने अपने लीगल टीम को इलेक्शन कमीशन में पार्टी की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक हिदायत भी जारी कर दी हैं। एक रोज पहले पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी भी अलामती वक्फे के बाद अचानक रूनुमा हुए और नए सिरे से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का इंदिया दिया। इससे पहले इनके साथ भी जहांगीर तरीन के राबतों की खबरें आई थीं जिनकी उन्होंने तरदीद की थी। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक के बाद पीटीआई के मुतहरिक और गैर मुतहरिक रहनुमाओं का शदीद रद्द अमल सामने आया और उन्होंने अपने साबिक सियासी रफीक के दावों को रद्द कर दिया। असद उमर के अलावा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक वजीर दिफा परवेज खटक और साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने भी फवाद चौधरी से राबतों से किसी भी किस्म के राबतों की तरदीद कर दी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने भी दो टोक कहा कि वो कल और आज भी पीटीआई चेयरमैन के नजरिए के साथ खड़े थे और उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात पर मीडिया में जो तासुर दिया जा रहा है मैं इसकी तरदीद करता हूं। उन्होंने कहा कि कोई ओहदा न कोई लालच शाह साहब को खरीद सकता है। इससे पहले पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने दावा किया था कि शाह महमूद कुरैशी को वजीर आजम बनाने की पेशकश की गई है। दावे तरदीदें अपनी जगह, मगर जमीनी हकायक यह है कि पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ शिकंजा तैयार है और -1 तय हो चुका है। पीटीआई पर पाबंदी और -1 के तनाजुर में पीटीआई और उनके मरकजी रहनुमाओं का मुस्तकबिल धुंधला नजर आ रहा है। यही वजह है कई रहनुमाओं ने इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। नॉन न्यूज के जराये से दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ परवेज खटक और महमूद खान के दो मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो गई है। महमूद खान ने जहांगीर तरीन जबकि परवेज खटक ने नून लीग से राबते शुरू कर दिए हैं। उधर पंजाब के साबिक वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने भी दावा किया है कि आइंदा दिनों डेमोक्रेटिक ग्रुप के नाम से एक और धड़ा सामने आ रहा है जिसमें 25 के लगभग पीटीआई रहनुमा अलहदगी करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। हम 3-4 फिलहाल हैं और इंशाल्लाह हम सैटरडे को मुझे उम्मीद है कि हम काफ़ी बड़ी तादाद में इकट्ठे होंगे किसी जगह पे। तो हम एक इंडिपेंडेंट ग्रुप, गालबन उसका नाम जो है जो हमने डिसाइड किया डेमोक्रेट ग्रुप के नाम से हम चलेंगे। राय तैमूर साहब हैं और मामून तारक साहब चेयरमैन टैप्टा थे। फिर इसके अलावा चौधरी खलाक हमारे साथ मिनिस्टर रहे। सरदार मनसब डोगर हैं, पाक वतन से 2 दफ़ा MNA रहे। और इसके अलावा आज से हमारी इंशाल्लाह मीटिंग शुरू। हमारे साथ बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह टिकट होल्डर जो तहरीक इंसाफ के थे। नाज़रीन, हाशिम डोगर साहब ने ये गुफ्तगू PNN न्यूज़ के एंकर पर्सन जनाब फरूख शहबाज वड़ाइस साहब के प्रोग्राम जवाब 2 में की, जो कि कुछ ही दिनों में ऑनर होगा, आप देख सकेंगे। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। इससे पहले 16 मई को भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के फैसले की तायद की गई थी। नविश्ता दीवार है कि तहरीक इंसाफ के लिए सब अच्छा नहीं है।
एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब ने, ज्वाइन किया है हमें सीनियर सहाफ़ी ज़ैनिगार जनाब रज़ा रूमी साहब ने। मलिक साहब, आप क्या देख रहे हैं सर, इस जमात का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ और माइनस तहरीक इंसाफ वो सियासत क्या सियासत होगी और किस तरह से मामलात को आगे लेकर चला जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस तेजी के साथ लोग उसको छोड़ कर गए हैं, ये तहरीक इंसाफ के सर्वाइवल के एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन सारे सरकर्दा रहनुमा पीटीआई छोड़ चुके हैं, और वो जो पीटीआई छोड़ चुके हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब माइनस हो जाएं। फवाद चौधरी साहब, परवेज खटक साहब, असद कैसर साहब, ये सारे लोग मुतहरक हुए हैं। इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी कायल करें, और उनको कायल करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कब्जा कर जाए। मुझे लगता ये है कि आने वाले दिनों में जितने इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात बनेंगे, जितना नाहली की तलवार उनके ऊपर लटकेगी, उन पर आजमाइश के दिन जब बढ़ेंगे, तो पीटीआई जो है वो अपने आप को अलग उस तरीके से कर लेगी जिस तरीके से एमकेएम पाकिस्तान ने एमकेएम लंदन से अपने रास्ते जुदा कर लिए थे और पाकिस्तान के अंदर एक एमकेएम पाकिस्तान बन गई थी। इमरान खान साहब इस जोन में थे कि अगर दबाव क्यों ना आ गया, उनके वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स सड़कों पर दोबारा निकलेंगे। लेकिन 9 मई के वाकयात ने इमरान खान साहब को इतना बड़ा धचका दिया है कि मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान साहब ना एहतजाज करने की पोजीशन में रहे हैं, ना कोई प्रेशर डालने की पोजीशन में रहे हैं, ना वो असम्बलियां तोड़ने के बावजूद उनको कहीं ना कहीं उनको धचका तो कहीं महसूस नहीं हुआ, क्योंकि 12 मई को हम देख रहे थे वो दोबारा धमकियां लगा रहे थे, बल्कि बराह रास्त इल्जाम लगा रहे थे और कह रहे थे कि लोग दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। तो कहीं से महसूस तो नहीं हो रहा था कि वो उनको धचका लगाओ? मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब अपनी इस सूरत हाल में, जब वो अंडर प्रेशर हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, इस सूरत हाल से वो निमटने के लिए, अपने आप को के सर्वाइवल के लिए वो इस किस्म की बयानबाजी करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि अब ज़मान पार्क के इर्द गिर्द इकट्ठे होने वाले अफराद भी मौजूद नहीं हैं। पीटीआई के कारकुन या रुपोश हो चुके हैं, या जो गिरफ्तार हुए हैं वो गिरफ्तारी से निकलने के बाद इमरान खान साहब से सख्त नाराज भी दिखाई देते हैं। इसलिए कि इमरान खान साहब ने जो बयानात दिए कि ये हमारे लोग नहीं थे या हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उससे शदीद नाराजगियां जो है वो कारकुनों के अंदर भी पाई जाती हैं। ये डैमेज इमरान खान साहब का जल्दी कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रोज बरोज। तो अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है मलिक साहब, रजा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, ये मैंने गुफ्तगू सुनी पिछले दिनों हामिद मीर साहब की, उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाजा ही नहीं है, वो रीड ही नहीं कर पाए कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपको लगता है कि ही इज इन अ डीप ट्रबल राइट नाउ और वो रीड नहीं कर पा रहे हैं कि उनके साथ होने क्या जा रहा है? यहां तक कि मिलिट्री कोर्ट्स तक की बात हो गई है। अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ माइनस होते हैं सियासी मंजरनामे से, या पार्टी माइनस होती है, तो इतना बड़ा जो खला पैदा होगा वो कैसे पूरा होगा? सर जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी मलिक साहब ने बड़ी वाज़े अंदाज में ये जो बात कही है उन्होंने इमरान खान साहब की सियासत और सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, मैं उससे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। और मैं हामिद मीर साहब की बात जो है वो मैं उसको आगे ही बढ़ाता हूँ। असल में मसला ये है कि खान साहब को देखिए, उनकी सियासत का ये रुख रहा है पिछले तकरीबन 2011 से कि उनको बहुत बेपनाह सपोर्ट मिली है सिस्टम के अंदर से, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से। अभी भी 9 मई तक जो है, ये 9 मई तक उनको बेहद कुछ ना कुछ हलकों की सपोर्ट हासिल थी। पूरा पिछला साल तो हमने देखा, लेकिन अब ये जो 9 मई के अंदोनाक वाकयात हुए, उसके बाद वो सपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गई है या वो पीछे हट गई है। और यही वजह है कि आपने देखा है कि जिस तरह से उनकी पार्टी के ऊपर एक क्रैकडाउन हो रहा है, ये बात अलग है कि वो कैसे वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो सही है या गलत है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं और जो हकीकत है वो यही है कि एक फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान साहब को जो है वो यहाँ तो सियासत में बिल्कुल उनका असर और उनका जो
जो रोल है उसको कम करना है या सिरे से ही उनको सियासत से बाहर करना है। ये आने वाले चंद हफ्तों के अंदर अंदर ही सब कुछ वाजे हो जाएगा। ऑलरेडी उसके इशारे और निशान और जो शवाहिद हैं वो हम सब के सामने हैं। अच्छा, हम एक और चीज देख रहे हैं सर कि ये बड़ा सडन शिफ्ट आया है रजा रूमी साहब। हम ये देख रहे थे कि कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है, पहले भी इजलास हो चुका है। पहले वाले इजलास में कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की, डायलॉग की गुंजाइश रखी गई थी, अब बिल्कुल नहीं है। नवाज शरीफ तक ने कह दिया कि हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं करते। सो ये एक बड़ा शिफ्ट आया है। अब कुछ दिन पहले आमादा थे कि हाँ बैठ के बात करते हैं, अब वो भी नहीं रहे। हुकूमत में इतना बड़ा शिफ्ट क्यों आया? क्या समझते हैं आप कि वो उनको लगता है कि इमरान खान के बगैर जो है वो ज़्यादा बेहतर है मुल्क, पाकिस्तान, सियासत? देखिए, हुकूमत जो है इस वक्त वो बिल्कुल उनको ये नजर आया है, मगर आप ये बात मत भूलिए कि इससे पहले डायलॉग की कई बार कोशिशें की गई और हुकूमत ने ही उसका बार बार जिक्र किया। अगर आपको याद हो तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहले ये कहते थे, एक वो वक्त था कि इमरान खान साहब कहते थे कि आप डायलॉग जो आप इलेक्शन अनाउंस करें, जल्दी करें, जो भी 14 मई को करें, सारा कुछ करें। फिर जब वो डायलॉग हुआ वो तकरीबन कामयाब हो गया। अभी तक जितनी हमें इतलात मिली हैं कि जो बजट के मंजूरी के बाद 30 जून के बाद सारे मुल्क वो की असेंबलियां तहलील होनी थी और उसके बाद जो है सितंबर के में इंतखाबात होने थे। खान साहब ने जो इतलात हैं उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अभी जो है वो सारी हुकूमतें जो है खुसूसन फेडरल गवर्नमेंट उसको डिसॉल्व किया जाए। मुज़ाकरात में वो संजीदा रहे ही नहीं है और वो सिर्फ अभी वो इसलिए उन्होंने ऑफर की ऑलिव ब्रांच के वो अब मुश्किल में फंसे हैं, उनको नविश्ता दीवार दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि हुकूमत का इस वक्त चूंकि एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे पलड़ा भारी है। देखिए, ये सारी बातें जो ना, ये डायलॉग और ये जो आप सवालात भी कर रहे हैं, ये बातें एक तरफ, असल बात ये है कि 9 मई को जो कुछ हुआ और उसमें जो कुछ कोशिशें थी मुबैना तौर पे रिपोर्टेडली एक बगावत करवाने की पाकिस्तान की अफवाज के अंदर, वो कोशिशें नाकाम हुई और जब बगावत नाकाम होती है तो फिर उसकी सजा उनको बागियों को मिलती है। अगर वो कामयाब हो जाती है तो इनकलाब बन जाता है। इनकलाब तो ना आया, तो अब एक नाकाम बगावत को कैसे हैंडल करेगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब उसको कैसे डिफेंड करेंगे, ये अब देखना बाकी है। असल बात यहाँ से यही लिंक्ड है। अगर खान साहब ने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ना लेकर आते हालात को, तो आज आप यकीन जानिए कि इंतखाबात कामयाब होते। अब देखना रूमी साहब यहाँ पे ये है कि ये प्लान जिसमें माइनस तहरीक इंसाफ है और माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, वो किस तरह कामयाब होता है। और वो अगर होता है तो नसरुल्लाह मलिक साहब, वो 6 महीने के बाद वाला पाकिस्तान क्या होगा, जिसमें इंतखाबात तो हो रहे होंगे शायद, मगर ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ होंगे ना तहरीक इंसाफ होगी। क्या ऐसा होगा अगर इंतखाबात होते हैं? तो पहली तो बात ये कि ये खुद ब खुद एक बहुत बड़ा अगर है, लेकिन अगर होता है और इनके बगैर होता है तो क्या देख रहे हैं आपसे? बेनज़ीर भुट्टो साहबा बड़ी पॉपुलर थी, उनके बगैर मुल्क के अंदर इंतखाबात हो गए। मियां नवाज शरीफ बड़े पॉपुलर थे, उनके बगैर मुल्क के अंदर इंतखाबात हुए, मुल्क आगे चलता रहा। ये जो कहना है कि इल्ताफ हुसैन बड़े पॉपुलर थे, कराची के इंतखाबात भी हुए, लोग इलेक्शन में हिस्सा भी लेने गए, इलेक्शन जीत भी गए, इसलिए ये कहना कि इमरान खान साहब अगर सियासी मैदान में ना हुए तो मुल्क के निज़ाम सियासत आगे नहीं बढ़ेगा, मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। इमरान खान साहब की सियासत पार्लिमानी सियासत नहीं है। बेशक कोई इस बात को तस्लीम करे या न करे, उनका तर्ज सियासत ना जमहूरी है ना पार्लिमानी है। अच्छा। इमरान खान साहब जिस दिन से पॉपुलर हुए 2011 से, उस दिन से इमरान खान साहब ने पॉपुलर बयानियों को पकड़ लिया और रियासत के आइन और कानून को और पार्लिमानी निज़ाम में सियासत को दफन कर दिया। वो इलेक्शन हारे 2013 में, असेंबली से रिजाइन कर गए। वो इलेक्शन के खिलाफ मैदान में उतरे, उन्होंने धरने का आगाज कर दिया, तमाम इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दी। हत्ता ये कि जब तक वो मियां नवाज शरीफ को अदालत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के निकलवाने में कामयाब नहीं हुए, उस वक्त तक पाकिस्तान की सियासत पर वो यकीन नहीं रखते थे। फिर 2018 के इंतखाबात जिस तरीके से वो जीते, एस्टेब्लिशमेंट की जो मदद उन्होंने हासिल की, जिस तरीके से खुलम खुला, वो पाकिस्तान की पार्लिमानी और सियासी तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इक़्तिदार में आने के बाद अपोजिशन के साथ
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, कौमी असम्बली के इजलास में कानून साजी करते हुए इमरान खान साहब का रवैया पार्लिमानी सियासत वाला नहीं था। जिस तरीके से वो इदारों का इस्तेमाल करते रहे, नैब का इस्तेमाल करते रहे, मुकदमात बनाते रहे, वो भी आपके सामने है। इक़्तिदार से निकलने के बाद भी इमरान खान साहब का रवैया पार्लिमानी सियासत वाला नहीं है। वो अपोजिशन में नहीं बैठे, वो असम्बली से बाहर चले गए, उन्होंने असम्बली से रिजाइन कर दिया, असम्बलियाँ तोड़ दी। गोया इमरान खान साहब किसी सूरत भी उस तर्ज सियासत को मानने को तैयार नहीं है या उस पार्लिमान को मानने को तैयार नहीं है जिसमें वो खुद इक़्तिदार के अंदर मौजूद ना हो। और सबसे बड़ा झटका इमरान खान साहब को लगा है अमेरिका के हालात के हवाले से। यानी एक हमारे यहाँ एक पढ़ी लिखी क्लास में, एग्जेक्टिव क्लास में ये सोच पाई जाती है कि एहतजाज कहीं भी हो सकता है, और एहतजाज करते हुए लोग बाज़ औक़ात तशद्दुद पर उतर आते हैं, हुकूमतों से ऐसी बातें बनवाई जाती हैं, वरना हुकूमत बात नहीं सुनती। ये नौजवानों का रवैया और उनकी सोच थी। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका में जो है वो लोगों को सजाएं हुई, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, जिस तरीके से ये कहा गया कि कैपिटल हिल के ऊपर हमला करने वालों को बिल्कुल दरगुजर नहीं किया जाएगा, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी ये पैगाम मिल गया कि रियासती इदारों का इलेक्शन कमिश्नर हो। अच्छा, लेकिन एक और सवाल सर, एक और सवाल मेरा, मलिक साहब एक सवाल और मेरा, रूमी साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। सर सवाल ये है कि इस सब के बावजूद आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ को माइनस कर दें नाअहल करा के या किसी भी तरह से, और तहरीक इंसाफ बजाते खुद जमात को टूट फूट का शिकार कर दें। व्हाट अबाउट द वोट बैंक सर? अब इमरान खान या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से एक पॉपुलर सपोर्ट हासिल की थी विद इन द मासेस, वो एक अच्छी खासी सब्सटेंशियल सपोर्ट है सर। वो वोटर क्या करेगा सर? क्या वो इनको वोट देगा सर? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इमरान खान ये नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो गए हैं कि जनाब देखें, दे आर द यूजर्पर्स, इन लोगों ने मुझे हटाया निकाला और फिर मुझ पे जुल्म सितम किया, ये किया वो किया। व्हाट अबाउट द वोटर रूमी साहब? देखिए, वोटर, जाहिर बात है कि खान साहब के वोटर अभी भी बड़े परेशान है, और ये एक चैलेंज है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए कि वो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है इमरान खान साहब की सपोर्ट और खुसूसन शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और मुख्तलिफ तबकात में भी है। पहले तो वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में होती थी, अब उसका दायरा कार बहुत बड़ा है पिछले 1-1.5 साल में उनकी जो सियासत का अमल रहा है। लेकिन जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा, ये माजी में देख चुके हैं हम, क्या बेनज़ीर भुट्टो जो है वो मकबूल नहीं थी जो 90 की दिहाई में, और उसके बाद आपने देखा 2007 में जब वो पाकिस्तान आई, इतना अजीमुशान उनका इस्तकबाल कराची में हुआ, वो देखने लायक है। 1986 में भी हुआ था। तो ये चीजें जो हैं ये एक तरफ होती हैं, ये फिर ऑटो एडजस्ट हो जाती है। मैं नहीं समझता कि पीटीआई को खत्म किया जाएगा। एक होता है सर, एक होता है अवामी सपोर्ट का एवेपोरेट हो जाना। अब बेनजीर साहिबा का दौर और था सर, वहां पे बात को पहुंचते पहुंचते वक्त लगता था अवाम तक। प्रोपेगेंडा जो सबसे ज्यादा किया जाता था, स्टेट प्रोपेगेंडा, वही प्रिवेल करता था। आज सोशल मीडिया का दौर है सर, आज इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा से पहले पहुंच जाती है अवाम के पास। तो क्या फर्क नहीं होगा सर? आपने इमरान खान साहब के जज्बात की तर्जुमानी की है, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में वो जो सहाफियों से मिले थे, अजमल जामी और दीगर लोग, तो उन्होंने कहा था कि मुझे उनको अल्लाह के ऊपर भरोसा है, उसके बाद सोशल मीडिया पे भरोसा है। तो देखिए, बात यह है कि सोशल मीडिया की रियलिटी जो होती है ना, वो बड़ी ये मत भूलिए कि वो ट्रांजिएंट होती है, अंग्रेजी में लफ्ज होता है, यानी कि उसकी उम्र जो होती है 24 घंटे 48 घंटे, जज्बात और पैशन भी उसका उभरते हैं। वो कोई मुस्तकिल चीज नहीं होती। लोगों ने अपनी जिंदगियां चलानी है, कारोबार चलना है, नौकरियां चलनी है। आपका क्या ख्याल है कि वो जाकर और अरेस्ट पेश करते रहेंगे, जबकि उनका अपना महात्मा जो है वो घर में छुप के बैठा हुआ है, और 10-12 हजार लोग जो है वो जेलों में गए हुए। इनके लिए क्यों नहीं तहरीक चलाते, बाहर क्यों नहीं निकलते इमरान खान साहब? और ये जो सारे निकल के लौटे अपनी सफाइयां पेश करके छोड़ गए हैं, तो इनसे भी पूछा जाए ना कि इनके अगर इनको माफ कर दिया गया, तो फिर वो जो बेचारे गरीब लोग, मासूम बच्चे बच्चियां जो कि जज्बात में आके मुश्तिल हो गए, वो क्यों बंद है अभी तक? लीडरशिप जो होती है वो आपको एग्जाम्पल से सेट करनी पड़ती है। कई लोगों ने ये कहा, आपकी बात ठीक, कई लोगों ने कहा कि खान साहब अपनी गिरफ्तारी दे दें और एक सौदा कर लेंगे, जनाब चले उन बेचारों को आप रिहा कर दें, मेरी गिरफ्तारी ले लें। कई लोगों ने सोशल मीडिया में बात की, लेकिन नहीं,
मेरा सवाल और था सर। मलिक साहब, मैं ये क्वेश्चन आपकी तरफ लेके अली देखिए, जी जी, ये जो आप सौदेबाजी की बात कर रहे हैं ना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, ये तो वैसे ही बस किसी ने बात कर दी ना, एवं ही, ये तो मुझे पता है कानून में गुंजाइश नहीं है, ऐसे ही बस सोशल मीडिया में पता है आपको। मलिक साहब, मेरा सवाल ये था, जो मैंने रूमी साहब से भी किया, ये था, मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पे इमरान खान के कितने फॉलोअर्स हैं उस बेस पे वो फैसले ले, नहीं, सवाल मेरा ये था सर कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, अब मैं बड़ी माजरत खाऊं अगेन, क्योंकि आई नो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ख्याल करना पड़ता है, बट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है वो पहले नहीं था सर। आप बात कर लें ज़िया दौर की, नहीं था इंफॉर्मेशन, जो स्टेट प्रोपेगेंडा करती थी उसी पे आवाम यकीन कर लेती थी और फिर वो कंट्रोल्ड था काफ़ी हद तक। सोशल मीडिया का एक तो फायदा है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से हो जाती है आवाम को, और फिर प्रोपेगेंडा डिबंक हो जाता है उससे। तो क्या वो जो खान साहब ने तकिया किया हुआ है कि जी आवाम के पास सोशल मीडिया की रसाई है और वो प्रोपेगेंडा में नहीं आएंगे जो उनके अगेंस्ट किया जा रहा है, ये तकिया करना ठीक है उनका सर? बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया पर कदरे बेहतर वसाइल वाला आदमी बैठ के इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस देखता है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अभी शायद मोर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रूमी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम खत्म हो चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।